हेलो फ्रेंड्स, मिशन आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम विजन आईएएस के 18 दिसंबर वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव टू द फर्स्ट आर्टिकल फ्रेंड्स। बेसिकली जो फर्स्ट न्यूज इज अबाउट आईयूसीएन ने अपने रेड लिस्ट को अपडेट किया है। सबसे पहले हम जानेंगे आईयूसीएन के बारे में। तो बेसिकली आईयूसीएन विश्व का सबसे ओल्डेस्ट ग्लोबल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें गवर्नमेंट भी शामिल होते हैं और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल होते हैं और इनका वर्क बेसिकली नेचर कंजर्वेशन एज वेल एज इकोलॉजिकली सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका सस्टेनेबल यूज हो, साथ साथ नेचर का कंजर्वेशन हो, इस दिशा में वर्क करना है। हर 4 इयर्स में आईयूसीएन बेसिकली मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है या कॉन्फ्रेंस करता है सो दैट जो ग्लोबल कंजर्वेशन एजेंडा है कि क्या कंजर्व करने हैं, किस क्षेत्र में कंजर्व करने हैं, वो एजेंडा तैयार भी करता है। और आईयूसीएन के बारे में एक और बात जान लीजिए फ्रेंड्स, ये यूनाइटेड नेशन का एज ए ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में वर्क करता है। ये यूनाइटेड नेशन की बॉडी नहीं है, लेकिन इसको ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा प्राप्त है। सो लेट्स मूव अबाउट आईयूसीएन रेड लिस्ट। तो ये जो आईयूसीएन रेड लिस्ट है, इसके तहत थ्रेटेड स्पीसीज को रिकॉर्ड किए जाते हैं या फिर इसमें रखे जाते हैं। 1964 में इसे तैयार किया गया था और ये विश्व का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंट्री मतलब ऐसे स्पीसीज का एक प्रकार से रिकॉर्ड करना जो सर्टेन कैटेगरी ऑफ एक्सटिंक्शन या फिर थ्रेटेंड में आता ऑफ द ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। याद रखना है फ्रेंड्स कि इसमें प्लांट के स्पीसीज भी शामिल होते हैं एज वेल एज एनिमल के स्पीसीज भी शामिल होते हैं। अब ये डिसाइड कैसे होता है कि कौन सी स्पीसीज किस कैटेगरी में आएगी, कितने रिस्क में है, ये कौन थ्रेटेंड में है या एक्सटिंक्ट में है या क्रिटिकली इंडेंजर है। तो बेसिकली आईयूसीएन एक क्राइटेरिया तैयार करता है बेस्ड ऑन द अवेलेबल डाटा और उस हिसाब से वो एक्सटिंक्शन रिस्क को इवेल्युएट करता है सो दैट जो भी स्पीसीज जिस भी कैटेगरी में फॉल कर रही हो तो उनके लिए जो ग्लोबल स्पीसीज प्रोग्राम फॉर कंजर्वेशन वो चलाई जा सके। तो वही अभी जो न्यूज आई है वो बेसिकली इसलिए आई है कि इस रेड लिस्ट में कुछ स्पीसीज को अपडेट किए गए हैं। तो प्रेजेंटली 31 स्पीसीज जो अभी ऐड किए गए हैं वो एक्सटिंक्ट इन विल्ड हो गए। एक्सटिंक्ट इन विल्ड यानी कि आपको अब अपने ये नेचुरल हैबिटेट में नहीं दिखेंगे। हालांकि कैप्टिव एरियाज में या फिर जो आर्टिफिशियल एरियाज होते हैं, जो जैसे जूज हो गए या कोई डिमार्केटेड एरियाज हो गए जो गवर्नमेंट पर्पसफुली बनाती है, तो वहां पर ये मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये नेचुरल हैबिटेट में बात करें तो वहां पे ये नहीं मिलेगी। तो इन 31 स्पीसीज में 15 फ्रेश वाटर फिश स्पीसीज है जो इंडेमिक है लेक लनाव में। आपको प्रीलिम्स के बारे में याद ये रखना है कि ये जो लेक लनाव है ये कहाँ पर है, तो बेसिकली ये फिलीपींस में है। एलोंग विथ ये जो लोस्ट शार्क है जो पहले क्रिटिकली इंडेंजर्ड था, ये पॉसिबली एक्सटिंक्ट था, इनको भी अब ये एक्सटिंक्ट इन विल्ड हो गए हैं। एलोंग विथ 3 मैकोडेनिया स्पीसीज ऑफ प्रोटिया। प्रोटिया बेसिकली साउथ अफ्रीकन फ्लावरिंग प्लांट्स है, तो उसी के 3 स्पीसीज यानी कि मैकडोनिया स्पीसीज ये भी अब एक्सटिंक्ट इन विल्ड हो गए। आपको सिर्फ प्रोटिया के बारे में याद रखना है कि इट इज साउथ अफ्रीकन फ्लावरिंग प्लांट्स। करंट डाटा की बात करें तो फिलहाल 1,12,432 स्पीसीज ऐसे हैं जो आईयूसीएन के रेड लिस्ट के कैटेगरी में आते हैं और इसमें 1/3 यानी कि 30,178 स्पीसीज ऐसे हैं जो थ्रेटेंड विथ एक्सटिंक्शन है। हम जानेंगे कि आईयूसीएन के रेड लिस्ट के जो वेरियस कैटेगरीज हैं, लेट्स से कि यहाँ आप देख रहे हो एक्सटिंक्ट में भी 2 कैटेगरी आ जाते हैं, थ्रेटेंड में 3 कैटेगरी आ जाते हैं, लिस्ट कंसर्न में 2 कैटेगरी आते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं कि ये जो जेरोडॉन्स कॉर्सर है ये बेसिकली एनिमल है 2009 से ही दिखने बंद हो गए हैं और ये भारत में इंडेमिक है। बेसिकली ये भारत में ही पाए जाते थे और 2009 से ये इनविजिबल है। तो इसको थ्रेटेंड विथ एक्सटिंक्शन के कैटेगरी में रखा जा रहा है। एलोंग विथ हिमालयन क्वेल, इसको भी 2010 में एक प्रकार से स्पॉट किया गया था और अभी भी ये नजर नहीं आ रही है और उम्मीद की जा रही है कि 2023 आते आते ये भी एक प्रकार से एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो ये सब ऐसे स्पीसीज हैं जो थ्रेटेंड विथ एक्सटिंक्शन यानी कि एक्सटिंक्शन के कगार पर है क्योंकि इसे स्पॉट नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ ये जो 5 फ्रेश वाटर डॉल्फिन स्पीसीज हैं, फ्रेश वाटर डॉल्फिन स्पीसीज यानी कि इनको रिवर के नाम पे ही रखा गया, जैसे गंजेटिक डॉल्फिन,
अमेजन रिवर में पाई जाने वाली फ्रेश वाटर डॉल्फिन, एलोंग विथ इंडस में पाए जाने वाले डॉल्फिन और इरावंडे डॉल्फिन के बारे में आपने सुना ही होगा। और टुस्कुगजी डॉल्फिन, ये बेसिकली अमेजन रिवर में ही मिलती है, ये भी थ्रेटेड विथ एक्सटिंक्शन के कैटेगरी में है। आपको याद क्या रखना है, बेसिकली ये मैंने प्रोटिया टर्म के बारे में आपको बताया, ये याद रखना है। साथ ही साथ आपको लॉस्ट शार्क के बारे में याद रखना है, और ये मैंने जो बताया हिमालयन क्वेल, इसके बारे में आप याद रख सकते हो। इसके अलावा आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। लेट्स मूव रेड लिस्ट के वेरियस कैटेगरीज की बात करें तो वैसे तो आपने पढ़ा होगा कि सर्टेन डिमार्केशन होते हैं या एलिजिबिलिटी होती है जिसके तहत कैटेगरीज में डाला जाता है। फॉर एग्जांपल अगर क्रिटिकली इंडेंजर्ड में डाले जाने की बात हो तो सर्टेन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लॉस होना जरूरी है जिसके तहत उसे कैटेगरी में डाला जाए। तो ये आप अपने नोट्स से जरूर पढ़ लीजिएगा। खासकर ये जो थ्रेटेंड स्पीसीज की कैटेगरी होती है उनकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनके बारे में आप जरूर जान लें। अगर हम एक्सटिंक्ट की बात करें तो इसका मतलब वो धरती पर अब कहीं नहीं मिलने वाले, खत्म हो गए, ये अब नजर नहीं आएंगे। और अगर हम एक्सटिंक्ट इन विल्ड की बात करें तो इसका मतलब ये नजर तो आएंगे लेकिन अपने नेचुरल हैबिटेट में नजर नहीं आएंगे, ये कैप्टिविटी में नजर आ सकते हैं, जूज में नजर आ सकते हैं, तो ये एक्सटिंक्ट इन विल्ड हो गए। क्रिटिकली इंडेंजर्ड की बात करें तो वैसे स्पीसीज जो एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन के कगार पर है, यानी कि अब एक्सटिंक्ट नहीं हुए लेकिन अगर सिचुएशन वैसा ही चलता रहा जैसा चल रहा है तो जल्द ही ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे इन द वर्ल्ड। एलोंग विथ इंडेंजर्ड, तो इंडेंजर्ड में भी कुछ इसी प्रकार का कैटेगरी रहता है कि वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वर्ल्ड। वल्नरेबल, फिर नियर थ्रेटेन, एलोंग विथ लिस्ट कंसर्न, ये डाटा डेफिशिएंट, ये सब कुछ कैटेगरीज आपको याद यही रखना है। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड के कुछ ग्राउंड होते हैं, इंडेंजर्ड के कुछ ग्राउंड होते हैं, एज वेल एज वल्नरेबल के कुछ ग्राउंड होते हैं। तो ये अपने नोट से जरूर पढ़ लें फ्रेंड्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज बेसिकली अबाउट गवर्नमेंट $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी सो दैट गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत में बूस्ट किया जा सके। अब ये $60 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट हो ये 2024 तक किए जाएंगे सो दैट भारत में रोबस्ट गैस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो सके। और जब हम गैस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं इसका मतलब होता है पाइपलाइंस बिछाने की बात हो या फिर LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस टर्मिनल्स, जहां से गैस एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर ट्रांसमिट किए जाते हैं, एज वेल एज सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। जैसे आपने पेट्रोलियम पाइपलाइंस का नाम सुना ही होगा, वो कैसे डिफरेंट लोकेशन पर डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, उसी प्रकार से नेचुरल गैस के लिए भी इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार किए जाएंगे ऑल ओवर इंडिया में। तो इसी से जुड़ा हुआ न्यूज है हमारा। अगर हम भारत का गैस शेयर देखें एनर्जी सेक्टर में तो फिलहाल भारत 6% गैस प्रोड्यूस करता है और 2030 तक उम्मीद की जा रही है कि इस प्रोडक्शन को बढ़ाकर 15% कर दिया जाए। हाल के सालों में नेचुरल गैस के डिमांड बढ़े। आप हमें बताइए नेचुरल गैस में कौन से मेजर कंपोनेंट होते हैं? तो आपने सही सोचा फ्रेंड्स, इट इज मीथेन। तो नेचुरल गैस की जो डिमांड है हाल फिलहाल के सालों में काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। अब क्यों इंक्रीज हुआ है? क्योंकि इनकी अवेलेबिलिटी बढ़ती जा रही है, प्रोडक्शन इनका बढ़ता जा रहा है। अलोंग विथ ये जो डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर है ये ऑल ओवर इंडिया में काफी वेल डेवलप किए जा रहे हैं। ट्रांसमिशन यानी कि पाइपलाइंस बिछाई जा रही है। साथ ही साथ ये इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होने के कारण भी इनके डिमांड्स फ्यूल के रूप में ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आपने LNG CNG इनेबल्ड व्हीकल्स का जरूर नाम सुना होगा, कभी आपने ट्रेवल किए होंगे, तो बेसिकली इसीलिए भी इनके डिमांड्स बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम बात करें कि भारत सरकार क्या क्या स्टेप्स उठा चुकी है अभी तक, तो सबसे पहला स्टेप नेचुरल गैस मार्केटिंग रिफॉर्म्स। मार्केटिंग सबसे बड़ा चैलेंज होता है फ्रेंड्स। अगर मार्केटिंग रिफॉर्म किए जाए सो जो भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन किए जाएंगे नेचुरल गैस के उनको एक उचित दाम पे खरीदा जा सकता है, और जो भी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज खरीदना चाहेंगे इन गैस को तो एक यूनिफॉर्मिटी हो मार्केट प्राइस में। इसी के लिए नेचुरल गैस मार्केटिंग रिफॉर्म्स भी किए गए हैं। साथ ही साथ जो ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है हमारे देश का उसको एक प्रकार से गैस ग्रिड के रूप में तैयार किया जाएगा। कैसे गैस ग्रिड के रूप में तैयार किया जाएगा? तो आपने प्रधानमंत्री उज्ज्वला गंगा मतलब ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट के बारे में नाम सुना होगा कि बेसिकली गैस पाइपलाइन एस्टेब्लिश करने का प्रोजेक्ट है ईस्टर्न इंडिया में। ईस्टर्न इंडिया यानी कि बिहार हो गया, ईस्टर्न यूपी हो गया या झारखंड वाले रीजन हो गए, यहाँ पे गैस पाइपलाइन एस्टेब्लिश किए जाएंगे सो दैट हर घर गैस मिल सके, गैस डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, गैस पाइपलाइन लोगों के घर तक पहुंच सके। Along with North East Gas Grid Project, ग्रिड
काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग टर्म है फ्रेंड्स। बेसिकली ग्रिड में क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ये जो टावर्स होते हैं जिसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट किया जाता है, तो इसी को हम ग्रिड सिस्टम कहते हैं। ग्रिड मतलब कनेक्टेड सिस्टम, जहां से हम एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन किसी थिंग को लेके जाते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे वो एक प्रकार से गैस ही क्यों ना हो। तो इसी को मैं गैस ग्रिड नाम दिया गया है। Along with coverage of CGD project are being expanded। ये जो CGD है यानी कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट, इसको और ज्यादा एक्सपेंड किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में ये CGD एस्टेब्लिश किए जाए, सो दैट जो लोकल रिक्वायरमेंट्स है हर डिस्ट्रिक्ट के या हर ज्योग्राफिकल एरियाज के, वो फुलफिल हो सके। फिलहाल 232 ज्योग्राफिकल एरियाज में CGD को एक्सपेंड किया गया है, विच इज कंप्राइजिंग 400 डिस्ट्रिक्ट, और this area covers about 53% of the country's geography and 70% of the population। तो ये 70% of the population की डिमांड को फुलफिल कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि इसे और एक्सपेंड किया जाए। भारत ने हाल ही में पहला नेशनल लेवल गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को भी ओपन किया है। गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का क्या मतलब होगा फ्रेंड्स, कि एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा जिसके तहत जो बायर्स होंगे गैस के यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर्स एलोंग विथ जो प्रोड्यूसर्स होंगे, उनको एक इंटरलिंकिंग दी जाएगी, सो दैट बेटर प्राइस पर ये प्रोडक्ट्स खरीद सके और फिर इसका इस्तेमाल भी कर सके, चाहे कॉमर्शियल यूज हो चाहे वो डोमेस्टिक गैस की डिलीवरी के बारे में हो। साथ ही साथ एडॉप्शन ऑफ क्लीन मोबिलिटी सॉल्यूशन विद ग्रेटर यूज ऑफ LNG एज ए ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल। गवर्नमेंट बार बार प्रमोट कर रही है कि LNG बेस्ड व्हीकल्स का इस्तेमाल हो ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल में, सो दैट क्लीनर मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्रमोट किया जा सके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड्स। इट इज अबाउट यूनाइटेड स्टेट ने इंडिया को करेंसी मैनिपुलेटर मॉनिटरिंग लिस्ट में डाला है। याद रखिए फ्रेंड, मॉनिटरिंग लिस्ट में डाला है, करेंसी मैनिपुलेटर के कैटेगरी में नहीं डाला, यानी कि अभी भारत करेंसी मैनिपुलेटर्स के कैटेगरी में नहीं है। तो यूएस ने फिर से इंडिया को अपने मॉनिटरिंग लिस्ट ऑफ कंट्रीज में डाल दिया है विद पोटेंशियली क्वेश्चनेबल फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसीज एंड करेंसी मैनिपुलेशन। इससे पहले भी भारत को डाला गया था इस मॉनिटरिंग लिस्ट में अक्टूबर 2018 में, लेकिन मई 2019 में रिमूव कर दिया था। बात करते हैं फ्रेंड्स करेंसी मैनिपुलेटर के बारे में। ये क्या होता है? बेसिकली यूएस गवर्नमेंट किसी देश को करेंसी मैनिपुलेटर का दर्जा देती है जब भी यूएस को लगता है कि ये देश अनफेयर करेंसी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। कैसे ये अनफेयर करेंसी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं? अपने करेंसी को डिवैल्यू करके अगेंस्ट द डॉलर। आपको पता है कि चाइना पर हमेशा से आरोप लगता रहा है कि वो बिगेस्ट करेंसी मैनिपुलेटर, यानी कि वो क्या करता है कि अपने करेंसी को डिवैल्यू कर देता है, सो दैट उनके जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है वो ग्लोबल मार्केट में चीपर हो सके। और जब एक बार उनके प्रोडक्ट चीपर हो गए तो डेफिनेटली जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो चीपर मार्केट्स को बाय करेंगे, और इससे जो चाइना का डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है वो काफी भारी मात्रा में एक्सपोर्ट होगा और चाइनीज को बेनिफिट होगा। इसलिए चाइना ये सब काम करते रहते हैं। तो अगर किसी देश को डेजिग्नेट कर दिया जाता है करेंसी मैनिपुलेटर के रूप में, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पेनल्टीज लग जाएगा, लेकिन ऐसा करने के बाद जो देश होता है उसके ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में कॉन्फिडेंस लूज होता है। यूएस क्या क्राइटेरिया रखता है किसी भी करेंसी कंट्री को करेंसी मैनिपुलेटर के लिस्ट में डालने का? वैसे तो नेसेसरी नहीं है, यूएस का काम है, हमें क्या जरूरत है, लेकिन विजन वाले या फिर अन्य मैगजीन वाले जबरदस्ती डाल ही देते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि जो देश है कम से कम $20 बिलियन प्लस बायलैटरल ट्रेड सरप्लस हो यूएस के साथ। आपको पता है इंडिया और यूएस के बीच भारत ट्रेड सरप्लस में, यानी कि भारत एक्सपोर्ट ज्यादा करता है यूएस को एज कंपेयर टू इंपोर्ट। तो भारत फिलहाल 20 बिलियन प्लस बायलैटरल ट्रेड सरप्लस के क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिसेंटली इंडिया क्रॉस द $20 बिलियन मार्क। तो दूसरा क्राइटेरिया कि फॉरेन करेंसी इंटरवेंशन एक्सीडिंग 2% ऑफ द जीडीपी। तो जो फॉरेन करेंसी बेसिकली जो वैल्यूएशन है अगर वो 2% ऑफ जीडीपी से ज्यादा हो जाता है तो भी ये क्वालिफाई करेगा। साथ ही साथ ये जो ग्लोबल करेंट अकाउंट सरप्लस है किसी देश का, अगर वो 2% ऑफ जीडीपी से ज्यादा हो जाता है तो भी वो इस कैटेगरी में आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसके तहत करेंट अकाउंट होता है और कैपिटल अकाउंट होता है। तो
जो करेंट अकाउंट है अगर उसका वैल्यूएशन 2% ऑफ द जीडीपी से ज्यादा हो जाता है तो वो भी क्वालिफाई हो जाएगा करेंसी मैनिपुलेटर के लिस्ट में आने के लिए। इंडिया वैसे तो सेवरल इयर्स तक सिग्निफिकेंट बायलैटरल गुड्स ट्रेड सरप्लस यूएस के साथ रखे हैं या मेंटेन किए हैं, और हाल ही में भारत का जो ट्रेड सरप्लस है यूएस के साथ $20 बिलियन मार्क क्रॉस कर चुका है। तो इसीलिए यूएस की आंखें खड़ी हो गई और वो इस प्रकार के डिसीजन ले रहा है। साथ ही साथ देख लीजिए कि इंडिया पुश्ड नेट परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू $64 बिलियन विच इज 2.4% ऑफ जीडीपी। तो ये भी क्राइटेरिया क्वालिफाई कर रहा है। अब अगर इस प्रकार के लिस्ट में डाले जाते हैं तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब भारत के लिए क्या होगा कि भारत के ऊपर प्रेशर होगा या आरबीआई के ऊपर प्रेशर होगा कि वो इंटरवीन करें और रूपी को अप्रिशिएट होने दे अगेंस्ट द डॉलर, सो दैट ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये हटाए जा सके। क्या कोई रेस्ट्रिक्शंस भी लगेंगे? नहीं, किसी भी प्रकार के रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल तो लिस्ट में डाला गया। इट इज नॉट कि भारत की करेंसी एक करेंसी मैनिपुलेटर हो गई है, ऐसा नहीं है, अभी लिस्ट में डाला गया और इसके ऊपर अभी मॉनिटरिंग की जाएगी। इकोनॉमी के लिए क्या नुकसान या लाभ होगा? तो अगर रुपया स्ट्रॉन्गर होगा तो क्या होगा कि जो इट विल पार्शियली ऑफसेट द इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग ऑयल प्राइसेस ऑन इंपोर्ट along with हमारे एक्सपोर्ट महंगे हो जाएंगे। एक्सपोर्ट महंगे हो जाएंगे तो जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है हो सकता है उनको एक प्रकार से नुकसान देखना पड़े। आरबीआई के लिए क्या होगा कि जो सेंट्रल बैंक होंगे वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इट्स रिजर्व। आपको पता है आरबीआई अपने फॉरेन एक्सचेंज में डिफरेंट कैटेगरीज के रिजर्व्स रखते हैं, जिसमें फॉरेन करेंसीज हो गए और फॉरेन करेंसीज के तहत भी डिफरेंट करेंसीज होते हैं अलॉन्ग विथ गोल्ड या फिर फॉरेन सिक्योरिटीज, ये सब रखते हैं। तो आरबीआई फिलहाल क्या कर सकता है कि इन रिजर्व्स का डाइवर्सिफिकेशन कर सकता है, जिसके तहत नॉन डॉलर एसेट को वो इंक्लूड करे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड्स। इट इज बेसिकली सुप्रीम कोर्ट नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्क ऑफ कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सोफा। आपको याद होगा कि हाल ही में यानी कि नवंबर 2020 में ये कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैब्लिश किया गया था प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस के माध्यम से, सो दैट बेटर कोऑर्डिनेशन हो सके, रिसर्च हो सके, आइडेंटिफिकेशन किया जा सके कि पोल्यूशन के सोर्स क्या है, और एक बार आइडेंटिफिकेशन हो गई तो क्या सॉल्यूशन हो वो भी एक प्रकार से इंप्लीमेंट किया जाए सराउंडिंग द एयर क्वालिटी इंडेक्स इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड द एडजॉइनिंग एरिया। तो ये आपको याद होगा कि ये जो CAQM है ये ऑल इंडिया के लिए नहीं है, ये NCR प्लस एडजॉइनिंग एरियाज के लिए ही थे। और ये CAQM जब आया तो इसने इन्वायरमेंटल पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी को रिप्लेस किया, और ये जो कमीशन है इसके तहत 18 मेंबर्स होते हैं और इसको हेड करता है चेयरपर्सन के द्वारा, विच इटसेल्फ इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो अब बात करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो बेसिकली दिल्ली में एयर पोल्यूशन की मॉनिटरिंग कर रही है बेसिकली। तो जब मॉनिटरिंग करते वक्त पता चला है कि जो CAQM वर्क कर रहे हैं वो अपने फुल पोटेंशियल में वर्क नहीं कर रहे हैं, और जो उन्होंने अब तक काम किए हैं वो सेटिस्फैक्टोरली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने डिस्प्लेजर एक्सप्रेस किया है ओवर द वर्क डन बाय द CAQM, यानी कि उनके काम से पसंद नहीं है, विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2020। और क्या क्या स्टेप्स ये CAQM ने उठाए हैं ये बताए भी जा रहे हैं। लेट्स से कि डेवलपिंग ए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी इमरजेंसी रिस्पांस एक्टिविटी। इसके तहत क्या होता है कि अगर एयर क्वालिटी इमरजेंसी आ गई तो उसके बाद क्या एक्शन लिए जाए वो फ्रेमवर्क बनाना होता है। और ये फ्रेमवर्क बनाने के लिए डेफिनेटली ये जो CAQM है इन्होंने साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस और पर्सन्स ऑफ एमिनेंस का भी सहारा लिया था। अलॉन्ग विथ ये जो ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, आपने इसके बारे में भी सुना होगा कि बेसिकली ये सेट ऑफ मेजर्स होते हैं और ये तब लाए जाते हैं या अप्लाई किए जाते हैं जब एयर क्वालिटी काफी ज्यादा खराब हो जाती है, और ये क्वालिटी ज्यादा चांसेस होते हैं खराब होने का अक्टूबर से नवंबर पीरियड। तो जैसे एक सर्टेन लेवल के ऊपर एयर पोल्यूशन क्रॉस करता है तो ये जो ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान है वो इंप्लीमेंट हो जाते हैं। तो फिलहाल इस प्लान के ऑपरेट करने का जिम्मा CPCB को दिया गया था। ये कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट इस प्लान को इंप्लीमेंट नहीं करती है, लेकिन जल्द ही इस प्लान का ऑपरेशनलाइजेशन एंड मॉनिटरिंग CAQM करेगी टिल ए मैकेनिज्म इज डिवाइस्ड। तो अभी पूरा जो GRAP को इंप्लीमेंट करने का या मॉनिटर करने का जिम्मा है वो CPCB को। आप हमें बताइए CPCB क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी है, और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं?
कौन अपॉइंट करता है उसे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड्स। इट इज अबाउट इंडिया बांग्लादेश वर्चुअल समिट हेल्ड। आपको पता होगा कि 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर, जिसे हम बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहते हैं, और 1971 ही वो ईयर था जब बांग्लादेश का जन्म हुआ था पाकिस्तान से एक्सट्रैक्ट आउट होके। तो अभी हाल ही में बांग्लादेश ने 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है अपने नेशन बोर्न की दिशा में। तो उसी के खुशी में ये इंडिया बांग्लादेश वर्चुअल समिट हेल्ड हुआ था। आप हमें बताइए, बांग्लादेश के साथ वो कौन से भारतीय राज्य है जो बॉर्डर शेयर करते हैं? क्या हाईलाइट रहा इस डिस्कशन पर? तो बेसिकली कनेक्टिविटी बूस्ट करने की बात कही गई थी। इसके तहत जो हल्दीबारी, जो कि इंडिया में एक लोकेशन है, और चिलाहटी, आप देख सकते हो कि यहाँ जो हल्दीबारी है और चिलाहटी है, इन दो लोकेशन के बीच रेलवे लिंक को रिस्टोर की जाने की बात कही जा रही है, विच यूज्ड टू बी द ओल्ड दार्जिलिंग मेल वाया सिलीगुड़ी लिंक। इसको इनॉग्रेट किया गया है। अनदर रेल लिंक विच विल लिंक द करीमगंज महिषासन रेल लिंक ऑन द असम साइड, इसको भी 2022 तक ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। इंडियन साइड बांग्लादेश से रिक्वेस्ट किया है कि वो कनेक्टिविटी को अलाउ करे फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू मेघालय वाया बांग्लादेश। तो ये आप देख सकते हो कि ये बांग्लादेश है और ये मेघालय रीजन है। तो ये आप ये वेस्ट बंगाल ये वाला हो गया और मेघालय ये हो गया। तो डेफिनेटली जब हम इधर से इधर जाना है तो हमको ये रेल लिंक एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। तो इस पर भी डिस्कशन चल रहा है। साथ ही साथ बॉर्डर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात कही जा रही है। इसके तहत दोनों देश ने एग्री किया है कि जो भी पेंडिंग सेक्टर्स यानी कि पेंडिंग लोकेशन पर बॉर्डर फेंसिंग नहीं हुई है, उस क्षेत्र में बॉर्डर फेंसिंग की जा सके। लेट्स से कि ये बांग्लादेश है, तो इन रीजन पर एक प्रकार से बॉर्डर फेंसिंग की बात की जा रही है। इन रीजन सब रीजन में बॉर्डर फेंसिंग की बात की जा रही है, सो दैट सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन किया जा सके। और शुरुआत कहां से किया जाएगा? त्रिपुरा से। त्रिपुरा कहां है? यहाँ आप देख सकते हैं त्रिपुरा है, विच इज ऑल्सो शेयरिंग बाउंड्री विद बांग्लादेश। बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट किए है कि वो 1.3 किलोमीटर इनोसेंट पैसेज अलाउ करे थ्रू द रिवर रूट अलोंग द रिवर पद्मा नियर राजशाही डिस्ट्रिक्ट। तो इनोसेंट पैसेज बेसिकली एक टर्म है जिसके तहत दूसरे देश के, जैसे इस इश्यू में इंडिया है, तो इंडिया के टेरिटोरियल वाटर में जाने का परमिशन दिया जाता है। इसी को हम इनोसेंट पैसेज का नाम देते हैं। तो इसके तहत अगर कोई फिशरमैन चला भी जाता है तो उनको एक प्रकार से छोड़ दिया जाएगा, उनको पकड़ा नहीं जाएगा। इसलिए बांग्लादेश ने इनोसेंट पैसेज की बात कही गई है अप टू 1.3 किलोमीटर। साथ ही साथ वाटर रिसोर्सेज के साथ कोऑपरेशन को इनहांस करने की बात की जा रही है। अंडरस्कोर्ड या हाईलाइटेड द नीड फॉर अर्ली कंक्लूजन ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ इंटरिम एग्रीमेंट। दोनों देश चाह रहे हैं कि जितने जल्द से जल्द एग्रीमेंट हो सके शेयरिंग ऑफ वाटर के ऊपर, स्पेशली ऑफ द 6 ज्वाइंट रिवर, जिसमें मनु, मुहारी, खोवाई, गोमती, धरला, दूध कुमार अलोंग विथ तीस्ता। आपको ये कोई भी रिवर्स के नाम याद रखने की जरूरत नहीं। हाँ, तीस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट किन दो देश के बीच में, ये जरूर याद रखिएगा। इट इज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। साथ ही साथ बायलैटरल डॉक्यूमेंट्स को साइन करने की बात की जा रही है, सो दैट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दोनों देश के बीच डेवलप किए जाए। ट्रांस बाउंड्री एलिफेंट कंजर्वेशन, ट्रांस बाउंड्री का मतलब बांग्लादेश और इंडिया दोनों देश के बीच एलिफेंट कंजर्वेशन प्रोग्राम को एक्सटेंड किया जाए, along with सप्लाइंग ऑफ इक्विपमेंट, सो दैट जो गार्बेज डिस्पोजल की समस्या बांग्लादेश के बरिशल सिटी में हो रही, उस समस्या से निजात पाया जा सके। और इसके लिए जो भी नेसेसरी इक्विपमेंट्स होंगे उनका सप्लाई भारत से रिक्वेस्ट किया जा रहा है बांग्लादेश के द्वारा। लेट्स मूव टू द शॉर्ट न्यूज फ्रेंड्स। इट इज अबाउट बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया था कि ये जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है प्रोटेस्ट करना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फार्मर्स को कि इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू देम, और वो इस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं एज लॉन्ग एज देयर डिसेंट। डिसेंट मतलब टू डिसएग्री विद द सर्टेन गवर्नमेंट पॉलिसीज। और वो कौन सी वो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं? तो बेसिकली एग्रीकल्चरल लॉज जो कंट्रोवर्सी में है। तो तब तक आपका प्रोटेस्ट जायज है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, जब तक वो वायलेंस ना हो जाए, यानी कि प्रोटेस्ट इज पीसफुल, तभी वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आपका प्रोटेक्टेड है। साथ ही साथ ये जो राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली है, आप हमें बताइए कि संविधान के कौन से आर्टिकल्स में दिया गया है
तो आपने ठीक सोचा फ्रेंड, इट इज अंडर आर्टिकल 19(1)(a), जिसके तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कही गई है। उसी का एक एक्सटेंडेड पार्ट है ये राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली। इसके तहत राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन भी शामिल है, राइट टू पिकेटिंग भी शामिल है, लेकिन राइट टू स्ट्राइक शामिल नहीं है। आर्टिकल 19(1)(b) की बात करें तो इसके तहत जो भी सिटीजन होते हैं उनको फंडामेंटल राइट दी गई है कि आप पीसफुली एंड विदाउट आर्म असेंबल हो सकते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, आपको याद रखनी चाहिए। साथ ही साथ एक सजेशन देना चाहूंगा कि फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 12 से 35 की जो भी प्रोविजंस है उनको आप कंठस्थ याद कर ले, क्योंकि हमेशा प्रीलिम्स में एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं इससे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड्स, इट इज बेसिकली डाक पे। डाक के बारे में तो सुना ही होगा, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। तो इसी से जुड़ा एक न्यूज है कि बेसिकली ये जो डाक पे है ये डिजिटल पेमेंट ऐप है। आपने गूगल पे का नाम सुना होगा, फोन पे का नाम सुना होगा, अब डाक पे आ गया है और इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। The app can be used for digital financial and assistant banking services। आपको पता है कि जो भी नॉर्मल फंक्शंस ये फोन पे या फिर गूगल पे करते हैं वो ये भी करेंगे, जैसे डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर हो गई या फिर QR कोड स्कैन करके पेमेंट भेजना हो या रिसीव करना हो, ये सब हो गए, बिल पेमेंट्स हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट बात IPP के बारे में जानना है। तो IPPB इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें तो ये पब्लिक सेक्टर कंपनी जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत। तो ये बात आपको समझा दो फ्रेंड्स कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इसके अंतर्गत वेरियस डिपार्टमेंट अलग थे, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, डिपार्टमेंट 4, और इन डिपार्टमेंट के अंदर ऐसे ऑटोनोमस बॉडी या कंपनी स्टैब्लिश किए जाते हैं। तो डिपार्टमेंट के तहत ये जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है इसके तहत ये IPPB को स्टैब्लिश किया गया है। और ये IPPB में इंडियन गवर्नमेंट का जो शेयर है वो 100%, यानी कंप्लीटली इट इज ओन्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट, और इसे RBI एक प्रकार से गवर्न करती है। हर डिजिटल पेमेंट सिस्टम को RBI ही गवर्न करती है। इट प्रोवाइड पेमेंट सर्विसेज बाय पोस्टल नेटवर्क ऑफ इंडिया पोस्ट स्प्रेड अक्रॉस द नेशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड्स, इट इज अबाउट 2020 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन। बेसिकली हाल ही में ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन रिलीज किए गए। कौन रिलीज करता है? इट हैज बीन रिलीज्ड बाय ग्लोबल अलायंस फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन। तो याद रखिए, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, WTO रिलीज नहीं करती है, ये वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। तो ग्लोबल अलायंस फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन ही रिलीज करता है। यूपीएससी आपको ये ऑप्शन नहीं देगा। ऑप्शन क्या देगा? यूनाइटेड नेशन, WTO और लास्ट में नन ऑफ देम। तो आपको नन ऑफ द एबव में टिक लगाना होता है। क्या की हाईलाइट में है? तो बेसिकली बिल्डिंग सेक्टर emitted more than a third of global energy related carbon dioxide in 2019, यानी कि 2019 में ये जो बिल्डिंग सेक्टर है या फिर रियल सेक्टर आप कह सकते हैं, इसने 1/3 से भी ज्यादा ग्लोबल एनर्जी रिलेटेड CO2 को इमिट किए हैं। आपको पता है जब ये बिल्डिंग से बनते हैं तो एनर्जी का इस्तेमाल होता है, वेरियस प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होते हैं। तो ये इसी से जुड़ा न्यूज है। CO2 इमिशन इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ द हाई प्रोपोर्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल किस क्षेत्र में? पावर जनरेशन के क्षेत्र में, कंबाइंड विद हायर एक्टिविटी लेवल्स इन रीजन्स वेयर इलेक्ट्रिसिटी रिमेन्स कार्बन इंटेंसिव। भारत में एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड मौजूद है जो कमर्शियल बिल्डिंग के डिमांड को कैटर करता है। 2018 में सेपरेट एनर्जी कोड भी लाया गया था रेसिडेंशियल बिल्डिंग के क्षेत्र में, इको निवास संहिता वजलाओं। तो ये सब कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिए हु रिलीजेस दिस रिपोर्ट। Let's move to the next article friends. It is about Yogasana as a competitive sport. Basically Ministry of Ayush and Ministry of Youth Affairs and Sports ने मिलकर एक प्रकार से योगासना को फॉर्मल रिकॉग्निशन दे दिया है या फिर पहचान दे दिया गया है कि ये भी एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट के दर्जे में आएगा। क्या बेनिफिट होगा इससे? तो बेसिकली जो भी न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू स्ट्रेटजीज अब तैयार किए जा सकेंगे और इसको इंडक्ट किया जाएगा इस डिसिप्लिन में, सो दैट जो एथलीट्स हैं और ऑफिशियल्स हैं वो बेनिफिट हो सके इससे। इसकी मदद से योगा भी इंक्रीज होगा। योगा का प्रैक्टिस जो आपने भी सुना होगा, और इस लॉकडाउन के समय में या फिर कोविड पैंडेमिक के समय में योगा का इंपॉर्टेंस बढ़ा, तो अवेयरनेस भी स्प्रेड किए जा सकेंगे अबाउट द बेनिफिट्स एंड टू हेल्प फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ द पीपल। योगासना की बात करें तो इट इज एन इंटीग्रल एंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योगा। और प्रपोज्ड इवेंट्स, क्या क्या इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं इस योगासना के तहत? ट्रेडिशनल योगासना, आर्टिस्टिक योगासना पेयर यानी कि 2 पर्सन्स आर इन्वॉल्व, रिदमिक योगासना,
ये सब कुछ प्रपोज्ड इवेंट है, तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन हाँ ये याद रख सकते हैं कि इसको फॉर्मल रिकॉग्निशन एज ए कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट के रूप में दर्जा मिल गया है। CMS-1 के बारे में बात करें तो ये आपने भी न्यूज़ सुना होगा कि कल एक दिन पहले ही इसरो ने अपना एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इट वाज 42nd कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसका नाम दिया गया था CMS-01, इसे लॉन्च किया है। क्या CMS एरिया को कवर करेगा? तो बेसिकली ये जो CMS-01 वाला एरिया है ये इंडियन मेनलैंड को तो कवर करेगा ही करेगा, साथ ही साथ अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है हमारा, आप हमें बताइए कौन से सी में है, अरेबियन में है या बे ऑफ बंगाल में? साथ ही साथ लक्षद्वीप आइलैंड, ये कौन से सी में है ये अभी आप हमें बताइए। तो इन आइलैंड्स प्लस मेनलैंड इंडिया को कवर करेगा। अलॉन्ग विथ ये जो सैटेलाइट है ये फर्स्ट और इन ए न्यू सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, आपको पता है कि GSAT सीरीज भी लॉन्च की गई थी, इनसेट सीरीज भी लॉन्च की गई थी, अब CMS सीरीज लॉन्च किए जाएंगे। तो आपको यही याद रखना है CMS-01 क्या है। तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया कम्युनिकेशन सैटेलाइट है एंड इट विल कवर द एरिया ऑफ इंडियन मेनलैंड, अंडमान एंड निकोबार एज वेल एज लक्षद्वीप आइलैंड। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट कॉर्पोरेट एक्सरसाइज। यूपीएससी एक्सरसाइज के बारे में पूछती नहीं है, लेकिन क्या पता कब पूछ ले, तो थोड़ा सा फेयर आइडिया होना चाहिए। तो ये जो कॉर्पोरेट एक्सरसाइज है ये बेसिकली 35th इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग यानी कि चक्कर लगाना, एक प्रकार से नजर रखना इंडो पैसिफिक या इंडो इंडियन ओशियन के रीजन में। ये अभी फिलहाल हो रहा है इंडियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी के बीच में। आप हमें बताइए कि इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशियन नेशन में आता है या नहीं आता है, और क्या इंडोनेशिया से इक्वेटर पास होता है या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है या कैप्रिकॉर्न पास होता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020। तो मैंने आपको बताया रिपोर्ट और इंडिसेस में आपको जनरली याद क्या रखने होते हैं कि हु रिलीजेज इट, एक्सेप्ट कि कोई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाली रिपोर्ट हो गई, तो इन सब में कुछ पैरामीटर्स याद रखते हैं, जैसे ईज ऑफ बिजनेस, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट हो गई, इन सब में कुछ डिटेल्स याद रखे जाते हैं, लेकिन ये सब जो रिपोर्ट है इनके रिलीजिंग ऑर्गेनाइजेशन को याद रखना ही काफी है। तो ये ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 इसे पब्लिश किया गया था अमेरिकन थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट एंड फ्रेशर इंस्टीट्यूट इन कनाडा। इट अकाउंट 73 इंडिकेटर्स के नाम पर ये इंडेक्स रिलीज किए गए, जिसके अंदर पर्सनल, सिविल, इकोनॉमिक फ्रीडम किसी देश में है या नहीं है या कितना है, उसके आधार पर रैंकिंग किए जाते हैं। 162 कंट्रीज की रैंकिंग की जाती है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इंडिया 111 रैंक आया है एंड इट इज अहेड ऑफ चाइना विच इज 129, बांग्लादेश 139, पाकिस्तान 140। इसका मतलब भारत ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स के मामले या ह्यूमन फ्रीडम के मामले में अच्छा है एज कम्पेयर टू द नेबरिंग नेशन की बात करें तो। न्यूजीलैंड ये 1 रैंक किया है इंडेक्स में, आप हमें बताइए न्यूजीलैंड कौन से ओशियन में है। साथ साथ ये भी बताइए कि क्या ये एक्टिव प्लेट बाउंड्री पर लोकेटेड है, क्या यहाँ अर्थक्वेक आते हैं, क्या यहाँ पे वोल्केनिज्म होता है, ये सब आप हमें बताइए। द नेक्स्ट एंड द लास्ट न्यूज इज अबाउट साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन स्कीम, CCPWC। क्या है ये? तो बेसिकली ये झारखंड गवर्नमेंट है रिसेंटली सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि इसमें सेंट्रल भी फंड दे रहा है इस स्कीम को, स्टेट गवर्नमेंट भी फंड दे रहे हैं। तो इस स्कीम को इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है, और ये जो सेंटर फंड दे रहा है उसके तहत कौन सी मिनिस्ट्री फंड दे रही है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसके तहत जो वुमेन है और चिल्ड्रन है उनको प्रोटेक्ट किया जाना है फ्रॉम ग्रोइंग साइबर क्राइम। आपको पता है कि जो रूरल एरियाज में होते हैं वो इंटरनेट तो यूज करते हैं, लेकिन क्या सिक्योरिटी बरतनी चाहिए, कैसे साइबर क्राइम से बचना चाहिए, इनके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो बेसिकली ग्रोइंग साइबर क्राइम्स से प्रोटेक्ट करने के लिए वुमेन और चिल्ड्रन को इस दिशा में CCPWC प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। क्या कंपोनेंट इसके तहत? तो एक प्रकार से नेशनल लेवल पर साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी स्थापित की जाएगी, पुलिस ऑफिसर्स, जजेज, प्रोसिक्यूटर इन सबको ट्रेनिंग दिया जाएगा साइबर सिक्योरिटी से या साइबर क्राइम से बचने के लिए। साइबर क्राइम अवेयरनेस एक्टिविटी चलाई जाएंगी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी प्रमोट किया जाएगा। तो ये थी फ्रेंड्स आज की डिस्कशन। होप आपको ये लेक्चर पसंद आई हो, और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें, कमेंट करें अगर आपको कोई दिक्कतें आ रही है, हम उन इश्यूज को जरूर सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।